तो 300 अंक ऊपर आ चुका है अब निफ्टी, करीब 24,444 445 के जोन्स में निफ्टी कामकाज करते हुए करीब 933 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी बैंक जो कि रफली 700 अंकों की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंत्री फिनवर्ट के अरुण मंत्री मौजूद हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स है तो रफ्तार में, लेकिन है उसी साइड पे जहां पर आमतौर पर प्रॉफिट टेकिंग आती है। क्या करना चाहिए बाजार में? सुमित जी, गुड आफ्टरनून। अगेन सुमित जी, एग्जैक्टली आपने सही कहा। एग्जैक्टली 24,400 24,450 यही रेंज है। काफी पिछले अगर आज 6 या 7 दिन की बात करें तो इसी के आसपास मार्केट वापस रिवर्सल दिखाता है। पर आज थोड़ी अगर डेटा देखते हैं तो डेटा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की तरफ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो गैप फिल होना है ये आज होना चाहिए और 24,500 के ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा डेटा में चेंज है और डेटा अब आप कह सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग से शॉर्ट कवरिंग की तरफ बढ़ा है। तो 24,300 के ऊपर अब जब तक मार्केट है, इसको मार्केट में मुझे लग रहा है बाइंग देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी बाइंग है। तो मुझे लग रहा है 24,550 तक मार्केट ऊपर एक बार जा सकता है, उसी के आसपास एक बार अटकना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है, 24,400 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। 24,300 का स्टॉप लॉस लगाए। 24,500 24,550 ये दो लेवल्स मुझे लग रहा है वहां तक एक बार निफ्टी जाना चाहिए। बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है वहां पे ज्यादा शॉर्ट्स है और वहां से कवरिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो 50,600 50,700 वहां तक भी मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 50,600 50,700 तक के निफ्टी बैंक के लेवल्स पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अरुण सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट भी है क्या दिमाग में? तो मेरी शॉर्ट तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही कहा कि डेटा थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की तरफ नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक लॉन्ग की तरफ चुने हैं। तो पहला स्टॉक मुझे लग रहा है गेल में बाई करने की खरीदारी बाई कर सकते हैं। 231 के आसपास बाई करें। 225 का स्टॉप लॉस रहेगा और 246 तक मुझे लग रहा है गेल जाना चाहिए। एक आउट परफॉर्मर है तो यहाँ से मुझे लग रहा है 10 से 15 रुपए की मूवमेंट आनी चाहिए। सेकेंड ब्रेकआउट वाला स्टॉक है क्लियरली हैवेल्स में बाई करने की सलाह है। 1850 1860 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, इसको बाई करें। 1858 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 1942 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है हैवेल्स और गेल ये दोनों आने वाले दिनों में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो हेवेल्स में खरीदारी करे चलने की राय। 1885 86 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल जो कि डीआई के आसपास ऑलरेडी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर भी आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को अपनी देख सकते हैं। आगे बातचीत करूंगा अरुण सर से, लेकिन पहले जरा मिड कैप का हाल देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है कि मिड कैप इंडेक्स सो फार डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1.5% की अच्छी तेजी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर यह बना हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है। सबसे पहले तो मिड कैप आईटी आज का स्टार परफॉर्मर फर्स्ट सोल्यूशन 7% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 7% ऊपर, एम्फेसिस 7% ऊपर और कोफोर्ज 3% की बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ 5% ऊपर, डीबी रियल्टी 3%, अजमेरा रियल्टी 2.5% और गोदरेज प्रॉपर्टी 2% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस से ऑयल इंडिया करीब 4% ऊपर, महानगर गैस 4% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 2.5% ऊपर और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी बातचीत हो रही थी 2% की तेजी यहां पर भी है। वेल्सपन मेटल स्पेस से चल रहा है 4.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 2% ऊपर, सेल 1.5% ऊपर और एनएमडीसी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एल&टी टेक 5.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू 5.5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइज 5% ऊपर और एबी कैपिटल करीब 5% तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में मैक्स फाइनेंशियल 3% नीचे, ऑरबिंदो फार्मा 2% नीचे, ग्लैंड फार्मा 1.25% नीचे और अपोलो टायर करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अरुण सर, आईटी स्पेस में कोई नाम है क्या मिड कैप या लार्ज कैप में से? तो सुमित जी, एम्फोसिस में मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा डेटा बन रहा है। ओवरऑल बड़ा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, पिछले 8 दिन के हाईज निकले हैं। पर चूंकि 6-7% ऊपर है, थोड़ा डिप पे बाई करें, अराउंड 2850 के आसपास मिलता है। तो एम्फोसिस का डेटा काफी अच्छा है, 2800 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है 3000 3020 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो पहला लेग जो बाइंग का देखने को मिला सुमित जी, आज निफ्टी आईटी की तरफ से देखने को मिला है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 3050 तक जाना चाहिए। 30-40 रुपए यहाँ से डिप आती है तो बाई करके चल सकते हैं। 30-40 रुपए का डिप, तो आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे बातचीत करूंगा अरुण सर से, लेकिन इस वक्त एक और अहम खबर पवन हंस के विनिवेश को लेकर, जहां पे पवन हंस का विनिवेश अब नहीं होगा। विनिवेश की बजाय कंपनी की माली हालत सुधारने के ऊपर कामकाज किया जाएगा। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद भी हैं। रोहन, पहले कई बार ये अटकलें लगाई गई कि पवन हंस का विनिवेश होगा, लेकिन ये नया अपडेट आ रहा है कि यहाँ विनिवेश नहीं होगा, लेकिन इस कंपनी की स्थिति को सुधारा जाएगा और शायद उसके लिए नए ऑर्डर डिस्पेंस भी होंगे। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, इससे पहले करीब 4 बार कोशिशें की जा चुकी हैं पवन हंस को डाइवर्स्ट करने की और हर बार सरकार को विफलता हुई। अब जो सरकार नया प्लान लेके आई है
जो नागरिक विमानन मंत्रालय है वो डिटेल्स ले रही है पवन हंस लिमिटेड से और उनसे कह रही है कि आप अपना एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान दो। उसमें दोनों तरह की चीजें होंगी, एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात होगी और दूसरा ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात होगी। और इसके लिए एक फेज्ड मैनर में सरकार एक एडिशनल फंडिंग की जा कर सकती है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी नागरिक विमानन मंत्रालय, जिसे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दो चीजें इसमें होने वाली हैं। पहली चीज, जो पवन हंस लिमिटेड की जो फ्लीट है इस वक्त 46 के करीब उनके पास चॉपर्स हैं, उनमें से अधिकतर काफी पुराने हैं, उनमें से कुछ को रिप्लेस करने की बात है और 20 नए चॉपर्स को खरीदने का अब तक का जो प्लान है वो है। हालांकि ये एक साथ नहीं होगा, ये फेज्ड मैनर में होगा। दूसरी तरफ पायलट्स की शॉर्टेज से गुजर रहा है पवन हंस लिमिटेड, तो एक नई रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जाएगी, ये भी इस प्लान में होगा। और एक कुल मिला के जहां भी ऑपरेशनल बॉटलनेक्स दिखेंगी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगले 2 महीने के अंदर पवन हंस लिमिटेड सरकार को, विमानन मंत्रालय को एक प्रस्ताव देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो विनिवेश का जो प्लान था वो ठंडे बस्ते में जा रहा है और सरकार अब कोशिश करेगी कि इसे दोबारा से एक अच्छी कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश किया जा सके। तो रिवाइवल के ऊपर कामकाज होगा पवन हंस का। ओएनजीसी की आम है, इसलिए आप ओएनजीसी पे इसका अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और अहम खबरें भी आ रही हैं, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स के अंदर खरीदारी का जो रफ्तार है वो बरकरार है। करीब करीब 300 अंकों की बढ़त मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप बीएसएनएल का सिम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 15 अक्टूबर को बीएसएनएल की 4G सेवा शुरू होने जा रही है और कंपनी दिल्ली और मुंबई में 4G सेवा देगी। खबर में पूरी डिटेल लेते हैं, असीम हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम, 4G सेवाएं बीएसएनएल की शुरू होने जा रही हैं, किस तरह की डिटेल है आपके पास? देखिए, बहुत लोगों को इस बात का इंतजार है कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल कब अपनी 4G सेवा शुरू करती है, तो इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी अक्टूबर के अंदर ऑफिशियली अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी अभी कई सर्विसेज के अंदर 4G सेवाओं का ट्रायल ऑलरेडी कर रही है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई में ऑलरेडी इसका ट्रायल किया और काफी सक्सेसफुल रिजल्ट आए। और कंपनी ने अपने जो 4G सिम कार्ड है उसको बांटने की शुरुआत भी ऑलरेडी कर दी है। कंपनी ने कुल 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है। उसके लिए ये टावर टीसीएस और तेजस को इसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब तक कंपनी ने 25,000 टावर ऑलरेडी लगा लिए और कंपनी को उम्मीद है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी 10-1,000 के आसपास और साइट्स लगा लेगी। तो इससे कंपनी के पास 35,000 साइट्स हो जाएंगी, जिसके जरिए कंपनी एक बड़े पैमाने पर अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। कंपनी का पूरे देश के अंदर 5G जो 4G रोल आउट है उसका लक्ष्य जून 2025 कंपनी ने रखा। तो कंपनी अपने टारगेट के ऊपर है और 15 अक्टूबर की कंपनी ने डेट तय की है कि इस तारीख को कंपनी अपने 4G सेवाओं की आधिकारिक और कमर्शियल दोनों लॉन्च इस तारीख को कर सकती है। यानी कि अब से 2 महीने बाद आप बीएसएनएल का 4G जो सर्विसेज हैं वो लॉन्च होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप बीएसएनएल के कस्टमर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रखा गया है असीम ने आपके सामने। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए तमाम डिटेल्स को लेकर। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेकर है, जहां पर जीएसटी के मोर्चे में राहत की बातचीत है। क्या है वो पूरी खबर? आलोक हमारे साथ मौजूद रहेंगे ब्रेक के उस पर, उनसे हम बातचीत करेंगे उस पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स में रफ्तार बढ़िया बनी हुई है, करीब करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल मार्केट्स में देखने को मिला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट रियल एस्टेट स्पेस को लेकर है, जहां पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को जीएसटी के मोर्चे पर राहत का आसार है। सूत्रों के मुताबिक लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर विवादित 18% जीएसटी का मामला जल्द सुलझ सकता है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक, इस पर आप कई बार पहले बात कर भी चुके हैं, तो क्या डिटेल है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो 22 अगस्त को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो जीएसटी की कमेटी होती है उसकी बैठक होने वाली है और इसमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। बहुत हद तक चांसेस है इसको कंपोजिशन स्कीम में डाल दिया जाए। लेकिन अभी तक जो मुद्दा है, खासतौर से डेवलपेबल लैंड जो है उस पर 18% जीएसटी अभी डेवलपर्स को चुकाना पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनके कॉस्ट में बर्डन के तौर पे काम करता है और अल्टीमेटली ये बर्डन जो फ्लैट या होम बायर्स होते हैं उनको उठाना पड़ता है। तो अभी जो अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदेंगे या फिर लैंड खरीदेंगे तो वहाँ पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट राइट है। अगर कोई ऑनर या डेवलपर
के पास ये जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर ट्रांसफर होता है तो ऐसे में 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है और एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। इस मामले को लेकर लगातार डेवलपर्स और लैंड ओनर्स विरोध कर रहे हैं। मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में गया था, वहां पर सरकार के फेवर में मामला गया, लेकिन अब चूंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को हियरिंग होनी है और 9 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल की बैठक है। तो उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है गोवा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इस बैठक से इस मुद्दे का समाधान निकलेगा और खासतौर से जीएसटी काउंसिल की बैठक में है इस मुद्दे पर कोई फाइनल चर्चा या फिर डिसीजन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट खासतौर से लैंड डील को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। रियल एस्टेट वैसे भी आज बढ़िया बजिंग है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी तेजी मार्केट में भी आ चुकी है। 24,450 444 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। डे हाई पर इंडेक्स पहुंच चुका है और डे हाई की वजह है टीसीएस। एक बार वो वापस लेकर आएगी कि टीसीएस भी अब वापस डे हाई के आसपास आ गया। 4410 के करीब टीसीएस अब ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा और दिन के ऊपरी स्तरों पर टीसीएस और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट्स भी स्मॉल डेस्क कामकाज कर रहे हैं। जाने से पहले खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। आज अमित त्रिवेदी और विरल छेड़ा और समित चौहान के बीच में मुकाबला था। सो फार पूरे हफ्ते तो नेगेटिव रिटर्न्स के साथ मोरलेस कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन विरल का सबसे कम नेगेटिव रिटर्न है, समित का 3% और अमित का करीब 6% नेगेटिव रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के उस पार आज न्यू ईयर कंपनी में बातचीत करेंगे हम नज़ारा टेक के जॉइंट एमडी नीतीश मित्रसेन सर से, कंपनी एक्सपेंशन प्लान को लेके, डिटेल्स को लेके। छोटे से ब्रेक के उस पार फिलहाल इतना ही। नमस्कार।